सबसे पहले मैं यहाँ बुलाने के लिए रविदेव गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके घर में तो हमने भोजन भी किया हुआ है, आपकी बहू ने बहुत अच्छा मुझे भोजन खिलाया बना के, इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद बहू को भी। हाँ आदरणीय वेद प्रकाश गुप्ता जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे गुरु, आज मैं पहली बार बता रहा हूँ कि मैं उनको जज नहीं मानता, अपना गुरु मानता हूँ। बहुत कुछ सीखता रहता हूँ उनसे और मार्गदर्शन भी लेता रहता हूँ। उनके दिए गए जजमेंट के, जो हाई कोर्ट में जजमेंट थे श्रीवास्तव साहब, उनके जजमेंट को मैं सुप्रीम कोर्ट में भी उपयोग करता हूँ। एक मैंने माइनॉरिटी कमीशन को चैलेंज किया है, माइनॉरिटी एक्ट को चैलेंज किया है। मैंने कहा है कि भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट ख़त्म होना चाहिए। तो वो मैंने बाद में 2017 में चैलेंज किया, लेकिन जस्टिस श्रीवास्तव साहब ने 2007 में जजमेंट दे दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम्स माइनॉरिटी नहीं है। हमारा ये कहना है कि पूरे देश में कोई भी माइनॉरिटी नहीं है। नो माइनॉरिटी, नो मेजॉरिटी, एवरीवन इज इंडियन। आप सब लोग मुझे सुनने आए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में आए हैं। मैं यहाँ पे 60 वर्ष से ज़्यादा के जितने युवा हैं सबको विशेष धन्यवाद देता हूँ। मैं 60 वर्ष से ऊपर वालों को युवा इसलिए कहता हूँ क्योंकि अब कोई काम ही नहीं है, एकदम सारी ड्यूटी से फ्री हो गए। जैसे 10 से 20 वाले के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कि अकाउंटेबिलिटी, मौज मस्ती में रहना, न शादी हुई है और पढ़ाई भी चल रही है। तो 60 के बाद भी लगभग बहुएँ आ गई हैं, विवाह हो गया है, धंधा व्यापार बच्चों ने संभाल लिया है। तो 60 के ऊपर के युवाओं के पास कोई काम बचा नहीं है। मेरा आग्रह है कि 60 के ऊपर के युवा 10 साल के लिए मुझे अपना समय दे दें। मैं इस भारत को दोबारा यहाँ पे हिंद पुनरुत्थान भी कर दूंगा, राम राज्य भी स्थापित कर दूंगा, धर्म की जय भी कर दूंगा, अधर्म का नाश कर दूंगा और प्राणियों में सद्भावना भी कर दूंगा। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए मुझे। हिंद पुनरुत्थान का मतलब क्या है? मेरा इंटरप्रिटेशन है हिंद पुनरुत्थान का मतलब, हम वहाँ जाना चाहते हैं जो हमारे पूर्वजों ने एक समाज का निर्माण किया था। हमारे पूर्वजों ने समाज का निर्माण क्या किया था? सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। मैं रामायण की बात कर रहा हूँ, उत्तरकांड की। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा। न कोई अल्प मृत्यु है, सब लोग स्वस्थ हैं, सब लोग साक्षर हैं, सब लोग समृद्ध हैं, कोई गरीबी नहीं है, सब प्रेम से रहते हैं, सब आपस में भाईचारा में रहते हैं। ऐसा तुलसीदास जी ने रामायण में वर्णन किया है राम राज्य का। ये संभव है। हमारी संस्कृति दुनिया की सर्वोत्तम संस्कृति है। आज 2023 में या 21वीं सदी में जब लोग इक्वेलिटी की बात करते हैं कि महिला पुरुष समान होने चाहिए, हमने लाखों साल पहले कह दिया कि महिला पुरुष समान नहीं होते, बल्कि नारी तू नारायणी होती। नर तू नारायण की कल्पना हमने नहीं किया, नारी तू नारायणी की कल्पना की। हमने हजारों साल पहले मां को गृहिणी कहा। पूरा का पूरा गृह जिसका ऋणी हो उसको कहते हैं पिता। के लिए हमने ऐसा कोई शब्द बनाया ही नहीं, माता के लिए शब्द बना दिया गृहिणी। तो आज ये जो आया इक्वालिटी जस्टिस का कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है ये कुछ नहीं है। इससे लाखों साल पहले हमने बहुत बड़ा एक आदर्श स्थापित किया था, नारी तू नारायणी, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव। ये कल्पना हमारी पहले से रही, लेकिन वो कल्पना खत्म हो रही है, वो विचार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और वो विचार जो पूरी दुनिया से खत्म हुए वो तो हुए, अफगानिस्तान से खत्म हो गए, दुर्योधन का ननिहाल था वहाँ खत्म हो गए। पाकिस्तान से खत्म हो गए, भरत का ननिहाल कैके जो पेशावर कहलाता है वहाँ से खत्म हो गए। भारत के 9 राज्यों से भी खत्म हो गए। लद्दाख में केवल 2% बचे हुए हैं। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लद्दाख में केवल कितने बचे हैं? 2%। नारी तू नारायणी को मानने वाले कश्मीर में कितने बचे हैं? सर्वधर्म संभाव को मानने वाले मिजोरम में कितने बचे हैं? 2%।
सबका साथ सबका विकास को मानने वाले लद्दाख लक्षद्वीप में कितने बचे हैं? 2%। अगर स्टेट वाइज देखें तो 9 राज्यों से हम खत्म हो चुके हैं, और डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो 200 जिलों से खत्म हो चुके हैं। 750 जिलों में से 200 जिलों में पलायन बहुत तेजी के साथ, बहुत सारे जिलों में तो खत्म हो चुके हैं, बाकियों में बहुत तेजी के साथ पलायन हो रहा है, और जिस गति से पलायन हो रहा है वो 200 जिले हमारे हाथ से निकल जाएंगे। बंगाल के 14 जिले हमारे हाथ से निकल गए, असम के 9 जिले हमारे हाथ से निकल गए, बिहार के 8 जिले हमारे हाथ से निकल गए, झारखंड के 6 जिले हमारे हाथ से निकल चुके हैं, उत्तर प्रदेश के 18 जिले में हम खत्म हो चुके हैं। वो जस्टिस श्रीवास्तव साहब का 2007 का जजमेंट है, जब 2007 में पूरी कैलकुलेशन करके उन्होंने बोला था कि 18 जिले में बहुत बड़ी संख्या में ऐसा समुदाय आ चुका है न जो वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, न नारी तू नारायणी को मानता है, न सर्वधर्म समभाव को मानता है। एक बगीचे में एक बबुल का पेड़ लगा दिया जाए, या 5 बबुल का पेड़ लगा दिया जाए और 5 आम का, 5 साल के बाद उस बगीचे में टोटल कितने पेड़ होंगे? बहुत बढ़िया बताया। आप एक बगीचे में 5 बबुल का पेड़ लगाइए, 5 आम का पेड़ लगाइए, 5 साल के बाद वहां 5 ही पेड़ बचेगा, और वो कौन सा वाला होगा? बबुल का। आम सूख जाएगा, बचेगा ही नहीं। और ये भी ध्यान रखिए, आम के पेड़ को बड़ा करने में, फलदायक बनाने में उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, खाद पानी देना पड़ेगा, उसकी रेगुलर देखभाल करनी पड़ेगी, सब कुछ जानवरों से भी बचाना पड़ेगा, कोई उसका पत्ता न खा जाए। बबुल को न जानवर खाएगा, न उसको खाद की जरूरत, न पानी की जरूरत, कुछ जरूरत नहीं, अपने आप ही वो बड़ा होता चला जाए। अपने घर में देख लीजिए, हमें प्रकृति से सीख लीजिए। घर को गंदा करने के लिए आपको धूल मिट्टी अपने ड्राइंग रूम में फेंकने की जरूरत नहीं है, केवल आप सफाई करना छोड़ दीजिए। आप बहुत अच्छा एयर टाइट घर बनाइए, दरवाजा बंद करके रखिए, खिड़की बंद करके रखिए, 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए, घर आपका गंदा हो जाएगा। दरवाजा खोलना नहीं है, केवल बंद रखना है। यानी घर की सफाई के लिए बंद करने से भी काम नहीं चलेगा, रेगुलर आपको झाड़ू पोछा डस्टिंग करते रहना पड़ेगा। लगभग वही व्यवस्था सनातन धर्म की है, वही व्यवस्था सनातन संस्कृति की है। रेगुलर झाड़ू पोछा सफाई, किसान की भाषा में कहें तो रेगुलर जुताई गुड़ाई निराई खरपतवार की सफाई। दुर्भाग्यवश पिछले 75 वर्ष में वो काम नहीं हुआ हमारे देश में, पिछले 75 वर्ष में वो काम नहीं हुआ। और जब जब इतिहास उठा के देख लीजिए, सनातन संस्कृति के साथ जब जब धोखा हुआ है, 2 चीज़ों के लिए धोखा हुआ है, या तो सत्ता के लिए, या तो पैसा के लिए, या तो वोट के लिए, या तो नोट के लिए। 2 ही चीज़ के लिए धोखा हुआ है। आज भी भारत के अंदर जितनी शक्तियां हैं जो सनातन विरोधी कार्य कर रही हैं, भारत विरोधी कार्य कर रही हैं, चाहे वो जासूसी कर रही हैं, गद्दारी कर रही हैं, जाति के आधार पे बांट रही हैं, क्षेत्र के आधार पे बांट रही हैं, भाषा के आधार पर बांट रही हैं, अगड़ा बनाम पिछड़ा कर रही हैं, दलित बनाम सवर्ण कर, जो कुछ कर रही हैं, याद रखिए वो कोई भी फ्री में नहीं कर रही हैं, निस्वार्थ भाव से नहीं कर रही हैं। 2 ही चीज़ के लिए कर रही हैं, या तो वोट के लिए, या तो नोट के लिए, या तो वोट के लिए, या तो नोट के लिए। वो पार्षद जो चुनाव लड़ता है वो बांटता है, अगड़ा बनाम पिछड़ा करता है, जाट बनाम गुज्जर करता है, ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय करता है। किसके लिए करता है? वोट के लिए। सांसद विधायक दलित बनाम सवर्ण करते हैं, अगड़ा बनाम पिछड़ा करते हैं, MY समीकरण बनाते हैं, MYD बनाते हैं, पता नहीं ABCD भगवान ने कितने सारे, किस लिए बनाते हैं? वोट के लिए। इनफैक्ट वोट भी अंतिम उद्देश्य नहीं है, अंतिम उद्देश्य नोट है। वोट तो एक माध्यम है, पार्षद प्रधान विधायक सांसद बनने का एक माध्यम है। तो इसलिए मेरा यह मानना है, हो सकता मैं गलत भी हूं, लेकिन मंच पे उपस्थित सभी विद्वत जनों के सामने मैं कहना चाहता हूं, इस देश में आज जो सबसे बड़ा भारत की संस्कृति को खतरा है, उन नेताओं से।
सबसे बड़ा खतरा वोट जीवी और नोट जीवी नेताओं से है। तो समाधान क्या है? समाधान दो है। एक तो समाधान यह है कि हमारा समाज इतना जागृत हो जाए कि वो बटे ही ना, न जाति के आधार पे बटे, न भाषा के आधार पे बटे, न क्षेत्र के आधार पे बटे, किसी आधार पे बटे ही ना। उस तरीके से संगठित हो जाए जैसे एक दूसरा समुदाय संगठित है। दूसरा समुदाय देखिए कितना बढ़िया संगठित है, वो किसी का लॉयल नहीं है, किसी भी पार्टी का लॉयल नहीं है। वो दिल्ली में एक पार्टी को वोट देता है, उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टी को वोट देता है, बिहार में तीसरी पार्टी को वोट देता है, बंगाल में चौथी पार्टी को वोट देता है, महाराष्ट्र में पांचवी पार्टी को वोट देता है। उसके लिए कोई पार्टी अपनी मायने है ही नहीं। उसका एक लक्ष्य है, सबको पता है क्या लक्ष्य है। और हम जातियों के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, इसके आधार पे, उसके आधार पे, बहुत सारे लोग बोतल पे लेके 500 के नोट लेके इस तरीके से बटे हुए। अब इतना समय नहीं है कि पूरे देश को एक वो प्रयास करते रहना चाहिए, जाति हटे, भाषा हटे, क्षेत्र हटे, वो प्रयास होते रहना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर इस राजनीति को नो प्रॉफिट नो लॉस का बिजनेस बना दिया जाए, जो कि आज की डेट में बहुत बड़ा फायदेमंद धंधा है। आज की डेट में प्रॉफिट पॉलिटिक्स बिगेस्ट, मतलब मुझे लगता है कि ये शेयर मार्केट में भी इतना पैसा लोग नहीं कमाते होंगे जितना पॉलिटिक्स में है। 5 करोड़ लगाओ, 5 साल में 50 करोड़ कमाओ। पता नहीं तो शेयर मार्केट वाले कमा पा रहे हैं नहीं पा रहे, या बिजनेस वाले कमा पा रहे हैं नहीं कमा पा रहे। 10 करोड़ लगाओ, 100 करोड़ कमाओ, धंधा है। अगर इसको नो प्रॉफिट नो लॉस बना दिया जाए तो ये जातिवादी, भाषावादी, क्षेत्रवादी इधर नहीं आएंगे, कुछ और काम करेंगे। मेरी एक PIL चल रही है जिसमें मैंने बताया है कि 50,000 करोड़ विदेशों से फंडिंग आ रही है हर साल, और उसमें RBI को भी नोटिस जारी हुआ है, वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी हुआ है। दुर्भाग्यवश वो वित्त मंत्रालय को भी नहीं पता है कि विदेशों से पैसा आ रहा है, RBI को नहीं पता है। बैंकों के जरिए 50,000 करोड़ रुपए आ रहा है हर साल। आप सब लोग बैंक यूज करते हैं, आपको पता है जब आप बैंक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो या तो NEFT करते हैं, RTGS करते हैं, दो में से दो ही ऑप्शन है। फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए तीसरा एक ऑप्शन होता है IMT, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। भारत के अंदर वो बैंकें जो विदेश जिनका हेडक्वार्टर विदेश में है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबको पता है कि विदेशी बैंक कौन कौन सी हैं जो भारत में जिनकी शाखाएं हैं। वो बैंकें बाहर से फंडिंग कर रही हैं देश विरोधी कार्यों के लिए, फला आंदोलन कराने के लिए, फला आंदोलन कराने के लिए, फला करने के लिए, जाति के आधार पर बांटने के लिए, भाषा के आधार पर बांटने के लिए, क्षेत्र के आधार पर बांटने के लिए, CA का विरोध करने के लिए, NRC का विरोध करने के लिए, कॉमन सिविल कोड का विरोध करने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल का विरोध करने के लिए नेताओं को पैसा दे रही हैं, पत्रकारों को पैसा दे रही हैं, लेखकों को बाहर से फंडिंग आ रही है, बुद्धिजीवियों को बाहर से फंडिंग आ रही है, सबको उन्होंने खरीद रखा है और बाकायदा बैंक से आ रहा है। चूंकि हमारा गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर केवल ये देखता है अच्छा इसमें RTGS लिखा है कि NEFT लिखा है कि IMT लिखा है। RTGS NEFT का मतलब भारत के अंदर पैसा घूम रहा है, एक्चुअल में पैसा बाहर आ रहा है बाहर से, लेकिन उसमें IMT लिखा ही नहीं जाता। कभी जो लोग हैं गूगल करिएगा, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड अश्विनी उपाध्याय, उस पर अभी कोर्ट ने इसको RBI को भी नोटिस जारी किया कि आप बताइए क्या तमाशा चल रहा है। तो मेरे ये कह रहा था कि भारत के लिए आज अगर जड़ पे जाके देखें तो सबसे बड़ा 2 खतरा है, एक है करप्शन, दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में जस्टिस श्रीवास्तव साहब ने भी जिक्र किया। यहां बैठे हुए किसी के मुझे लगता है 10 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, है किसी के 10 से ज्यादा, 5 से ज्यादा नहीं होंगे, 10 से ज्यादा बात की बात होगी, 2 से ज्यादा नहीं। वैसे मैं आपको खुशी के लिए बताऊं 4 वाले हैं। अच्छा 4 वाले हैं नहीं, लेकिन आप ही हैं, बाद वाले नहीं हैं। भगवान राम 4 भाई थे और 8वां कृष्ण थे। हाँ, 8वीं संतान यही है हम लोग का। तो जब इस तरीके से हो रहा है तो 2 ही तरीका है, या तो जस्टिस श्रीवास्तव साहब ने जो इनडायरेक्टली कहने की कोशिश किया वो हो जाए,
और नहीं तो सबके लिए एक पॉलिसी बने। अब आप ये तय करो कि क्या हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि सब लोग हम 2 हमारे 10 करें। मुझे लगता कोई मानने वाला नहीं। बोले भैया ऐसा है, ये हम तो नहीं करेंगे, हमारे पड़ोस वाले कर ले लेकिन हम नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि फिर हम 2 हमारे 2 सब लोग माने। यही तरीका है डेमोग्राफी को बचाने का, भारत की संस्कृति। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, सवाल यहां पे मजहब का नहीं है, सवाल यहां पे सोच का है। सवाल यह है कि बगीचे में आम के पेड़ की संख्या बढ़नी चाहिए या बबूल के पेड़ की संख्या बढ़नी चाहिए। किसकी बढ़नी चाहिए? जोर से बोलिए। आम। तो जब आम के पेड़ की संख्या बढ़नी चाहिए तो यह केवल आम की ड्यूटी नहीं है बस, बल्कि उस बगीचे के मालिक की भी ड्यूटी है, यानी वर्तमान सरकारों की भी ड्यूटी है कि बगीचे से वो बबूल को उखाड़े और आम को लगाएं। और इसी बात के लिए उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है। अल्टीमेटली सरकार का मतलब क्या हुआ? चलो हम लोग मानते हैं कि यहां इस समय पूरा भारत बैठा हुआ है, आप सबने तय किया, आप सब लोग काम धंधा करने वाले, भाई ये 5 आदमी जो मंच में बैठे हैं इसमें एक आदमी लेजिस्लेचर का काम करेगा, एक आदमी जुडिशरी का काम करेगा, एक आदमी इसका काम करेगा, एक आदमी इसका काम करेगा। आप सब लोगों ने तय किया कि भाई हम लोग अपने काम धंधा में रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, धंधा व्यापार करेंगे, आप 5-6 लोग और कोई काम मत करो, हम आपको पैसा दे रहे हैं जिसके लिए आप लोग टैक्स देते हो। 10%, 20% टैक्स, 30% टैक्स सब लोग देते हो ना। आपने टैक्स दिया और टैक्स दे के ये बोला कि हम आपको टैक्स दे रहे हैं, आप एक काम करो, अच्छी तरीके से परिवार को चलाओ। अच्छी तरीके चलाने का मतलब कि जो सांसद विधायक हैं वो अच्छे अच्छे कानून बनाएं, जो आईएएस आईपीएस हैं उस कानून को अच्छी तरीके लागू करें, जो सिक्योरिटी का काम देख रहे हैं आर्मी वाले वो घर की अच्छी तरीके से सुरक्षा करें बाहर बॉर्डर पे, जो अंदर वाले हैं जानिए जो पुलिस वाले हैं वो और अच्छी तरीके से सुरक्षा करें आंतरिक। इसीलिए तो भाई अल्टीमेटली वेतन भत्ता गाड़ी बंगला देते किस लिए? याद हम सब लोग क्या हैं बैठे वाले, क्या हैं? पब्लिक। क्या है? जोर से बोलिए। और आईएएस आईपीएस एमएलए एमपी क्या है? पब्लिक सर्वेंट। तो सर्वेंट का क्या काम है? पब्लिक की सर्विस करनी, यही तो काम है। सब लोग पब्लिक सर्वेंट है। मैं कानून की भाषा में बता रहा हूं, इंडियन पिनल कोड में पब्लिक सर्वेंट डिफाइन है, सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट कौन कौन होता है बाकायदा लिखा हुआ। तो उसके अनुसार भारत के रहने वाले 142 करोड़, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 142 करोड़ लोग, मेरा मानना है 150 करोड़ लोग, ये सब लोग पब्लिक है। पब्लिक पैसा दे रही है, पैसा इकट्ठा करके दे रही है कि आप एक काम करो, सड़क बना के दो, पानी दो, टंकी बना के दो, बिजली दो हमें, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिजली पानी खाने के अलावा हमें सुरक्षा दो, हमारी संस्कृति को बचाओ। और संविधान भी यही कहता है। संविधान के प्रियम्बल में जब लिख दिया हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, सबको समान अवसर देना है, सबको हमको न्याय देना है, देश की एकता अखंडता मजबूत करनी है, भाईचारा बढ़ाना है, ये प्रियम्बल में लिखा हुआ है। तो एकता अखंडता मजबूत हो, भाईचारा बढ़े, इसके लिए स्टेप्स किसको लेना है? जिसने संविधान की शपथ लिया। भाई कॉमन मैन संविधान शपथ लेता है क्या? नहीं। बोलिए जरा, शपथ कौन लेता है? सांसद विधायक जज, सांसद विधायक जज लेते हैं शपथ। तो सांसद विधायक जज की ये ड्यूटी है कि संविधान में जो जो कुछ लिखा हुआ है उसको उसी भावना के अनुसार इंप्लीमेंट करे। दूसरी ड्यूटी यह भी है कि संविधान को पढ़ते समय अपना चश्मा भी भारत का रखें, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज के चश्मे से संविधान को न पढ़े, भारतीय चश्मे से संविधान को पढ़े, भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय खान पान, भारतीय वेशभूषा, इसका प्रचार प्रसार करें। तो इसलिए भारत का जब हमने ये कह दिया कि भारत की संस्कृति के सामने इतना बड़ा खतरा करप्शन के कारण है, तो करप्शन के कारण स्टेप्स तो लेना पड़ेगा। एक स्टेप्स अभी रिसेंटली लिया है, सरकार ने लिया है, आरबीआई ने लिया है कि 2000 की नोट को, उसके लिए सरकार को एक बार ताली बजा के सब लोग धन्यवाद करिए।
लेकिन जो स्टेप लिया है उसमें 3 कमी है। क्योंकि उस स्टेप में क्या कमी है उसको कांग्रेस वाले नहीं बताएंगे, सपा बसपा वाले नहीं बताएंगे, उनको खुद ही अपना हिसाब किताब बनाना है, इसलिए हम बताते हैं क्या कमी है। पहली कमी यह है, इस समय भारत में 225 करोड़ खाते हैं, 225 करोड़, मतलब सेविंग बैंक अकाउंट, जनधन अकाउंट, पीएफ, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस, टोटल मिला के 225 करोड़ खाते हैं। भारत में 30 करोड़ परिवार है सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 142 करोड़ जनसंख्या है सरकारी आंकड़ों के अनुसार, और 225 करोड़ खाते हैं। सरकार ये भी कह रही है कि सबका खाता खुल चुका है, हर परिवार बैंक से जुड़ चुका है। जब हर परिवार बैंक से जुड़ गया है तो 2000 की नोट फिर बैंक के खाते में डलवाओ ना भाई। बिना खाते के आपने इसको अदला बदली का ऑप्शन क्यों दे दिया? यही काम पिछली बार हुआ था, बैंकों को बदलने का ऑप्शन दिया था और सारा का सारा काला धन 20% कमीशन पे सफेद हो गया था।